सवाल नंबर पहला हमारी स्क्रीन पर, किसी संख्या के 25% का मान 1320 है, उसी संख्या के 35% का मान ज्ञात कीजिए। जब कभी भी आप सवाल करो एग्जाम में, तो सबसे पहले ऑप्शन पर नज़र डालो। अगर ऑप्शन के अंदर इकाई का अंक सबका अलग अलग हो, तो उस क्वेश्चन को हमेशा इकाई के अंक से ही करने की कोशिश करो, पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें यहाँ पर सवाल में दिया है 25% का मान, और हमसे पूछा है 35% की वैल्यू। तो 25% का मान कितना है? 1320। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूँ, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 5% की। और फिर मुझे निकालना 35% में 7 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 7 की मल्टीप्लाई मैं यहाँ भी करूँगा। तो 5 से मैं काटूंगा जीरो को, तो कितना आ जाएगा? 2 बार। 2 के 2 में गुना करेंगे 4, और 4 सत्ते 28। अगर इकाई अंक 8 है, वही हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। इसी तरह चलते हैं सवाल नंबर सेकंड पर। हम केवल मैथ के क्वेश्चन लगा रहे हैं यहाँ पर। इस सवाल को देखेंगे यहाँ पर। 8 सेंटीमीटर व्यास का गोले का आयतन हमें ज्ञात करना, और दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करना। हमें पता, अगर व्यास को आधा कर देंगे तो आ जाएगी त्रिज्या, यानी आर का मान अगर मैं बात करूँ तो कितना आ जाएगा? आर का मान 4। और गोले का आयतन पूछा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की पावर 3। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख लेते 4/3। पाई का मान उसने खुद दिया कितना? 22/7 रखना है पाई का मान। और आर क्यूब, आर हमारा कितना? 4 का करेंगे क्यूब। तो 4 चौक 16 चौक का 64, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 64। और 64 की मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम 22 में। 64 दूनी हो जाएगा 128। और 128 की जब आप 11 में करोगे तो कितना आएगा? 128 में लिख देता हूँ अलग। और अपन में कितना हो गया यहाँ पर? 21। 128 की करेंगे तो हमें पता है, जब कभी भी 11 की मल्टीप्लाई करनी हो, तो सबसे पहले इकाई का अंक एज इट इज लिखो, फिर जोड़ते चले जाओ। 8 में 2 ऐड करेंगे 10, और 2 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 3। 3 और 1 हो जाएगा 4। और लास्ट वाले अंक को एज इट इज लिख देते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, और फिर डिवाइड करेंगे 21 से। तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर? 4 अट्ठे 32, और 14 चौक का कितना हो जाएगा? 56। इसको डिवाइड करें किससे? 21 से। तो आप 21 से इसको डिवाइड कर सकते हो। और देखो इस बार यहाँ पर शुरू में दो अंक, दो जो है सबका सेम है, और बाद की सेकंड डिजिट अलग अलग है। तो हम इसे डिवाइड कंप्लीट नहीं करेंगे, जितना हमें क्वेश्चन में दिया है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। जैसे कि 21 दूनी 42, 42 तो चलना ही चलना, क्योंकि हर ऑप्शन में 2 है। 4 में से 2 जाएंगे बचेंगे, 6 में से 2 जाएंगे बचेंगे 4, और 5 में 4 का 1, तार लिया हमने 3 का। अब देखेंगे हमारा कितना चलेगा। अगर मैं पंजे चलाऊँ, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, यहाँ पे छिक्का चल जाएगा। देखो 6 एकन 6, और 6 दूनी 12, कितना आ गया? 126। तो 26 देखो पहले ऑप्शन में ही है, तो पूरी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह का सवाल भी हर शिफ्ट में आ रहा है, इस सवाल को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यहाँ पर एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी तक जाती है, और उसी मार्ग से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए तक वापस आती है। तो पूरी यात्रा में उसने रेलगाड़ी की औसत चाल पूछा है। तो जब कभी भी दूरी वही हो, तो औसत चाल आप डायरेक्ट निकालेंगे। 2 मल्टीप्लाई, दोनों चाल की आपस में करेंगे गुना, और दोनों चाल को आपस में जोड़ देंगे, उससे करेंगे डिवाइड। तो 20 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। जीरो से आप एक जीरो काट सकते हो, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 4। 2 चौक 8, और 8 से कितना हो जाएगा? 24। तो ऑप्शन नंबर 1। इस तरह से आप ऐसे सवाल को आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर भी आप इकाई का अंक लगा सकते थे, देखो सबके इकाई के अंक अलग अलग हैं। देखो इस तरह का सवाल जब कभी भी एग्जाम में आएगा, आपसे एन की वैल्यू या एक्स की वैल्यू पूछेगा, तो इस क्वेश्चन में करते कैसे हैं। सबसे पहले देखो, जो भी हमारा वेरिएबल है जिसका हमें मान निकालना है, जैसे कि हमें यहाँ पर एन का मान निकालना है, तो एन किसके ऊपर है? एन जो है किसकी पावर है? 5 की। तो पूरे क्वेश्चन को आप 5 की पावर में शिफ्ट कर दीजिए, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ लिखा 5 की पावर कितना है? 3n+2, और यहाँ पर 5 की पावर है 4n-1। जब हम पावर को डिवाइड करेंगे तो पावर हमारी माइनस में हो जाएगी। तो 5 की पावर कितना था? 3n+2।
अगर ये नीचे से हम ऊपर लेके जाएंगे तो घात माइनस की हो जाएगी, तो माइनस की हो जाएंगे यहाँ पर 4n, और माइनस का एक प्लस का हो जाएगा, और बराबर 25 को भी क्या करेंगे 5 की पावर में शिफ्ट करेंगे, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2। अब हम केवल जो घात लिखेंगे पावर 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 की तुलना करेंगे, 4n में से 1n जाएगा तो माइनस के कितने बचेंगे 3n, सॉरी माइनस का बचेगा n, और प्लस का 2 ये रहा और एक प्लस का ये रहा, तो प्लस के कितने बचे यहाँ पर 3, और बराबर लिखेंगे यहाँ पर 2, केवल घात घात लिखेंगे यहाँ पर, तो माइनस n, 3 उधर जाएंगे तो माइनस का बचेगा 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ऑप्शन नंबर 2। इस तरह का सवाल भी पेपर में आ रहा है भाई, जरूर देख कर जाना। एक मिश्र धातु एल्यूमिनियम और निकिल को 3:4 के अनुपात में मिलाकर बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए इसमें हमने 36 किलो क्या लिया है एल्यूमिनियम, और हमारे से निकिल की मात्रा पूछी है कितनी। अगर मैं अनुपात में बात करूं, एल्यूमिनियम हमारा कितना 3 यूनिट है, और 3 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है, 3 की वैल्यू दी है 36, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 12। और हमसे क्या पूछा है निकिल की मात्रा, यानी कितना यूनिट है 4, तो 4 की वैल्यू पूछा है, 12 चौक कितना हो जाएगा 48, यानी निकिल इसके अंदर कितना 48 किलोग्राम है। ये हमने ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का पेपर उठाया है, और बिल्कुल इसी टाइप के पेपर में सवाल आ रहे हैं। अगर आप इस पेपर को देख कर जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ये सवाल भी देखना कैसे करेंगे हम। हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं पूरा स्क्वायर रूट लेने पर 13 आ रहा है, या 12 या 14 या 16, तो ऐसे सवाल को क्या करेंगे इकाई के अंक से कर सकते हैं। जैसे कि 8 में मैं 7 जोड़ूंगा कितना आएगा 15, यानी 5 मिल गया, और 5 हमें पता है चाहे आप स्क्वायर रूट निकालो चाहे स्क्वायर निकालो, यानी इसे सोल्व करने पर इकाई का अंक हमारा 5 ही आएगा। हम केवल इकाई के अंक से कर रहे हैं। अब 5 अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तो आएगा 6। अब हमें पता है यहाँ पर जो भी वैल्यू है, तो हमें पता है यहाँ पर अंडर रूट के अंदर कितना आ रहा है, इकाई का अंक 6 आ रहा है, क्योंकि यहाँ तक तो कितना हो गया 5, 5 जैसे मैंने इसमें जोड़ दिया, यहाँ पर अंडर रूट के अंदर आएगा 6। जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो सोल्व करने पर मुझे पता 6 किस किस के वर्ग में आता है, 6 जो आएगा हमारा 4 के वर्ग में, और 6 के वर्ग में आएगा। इसका मतलब है या तो यहाँ पर हमारा 194 बनना चाहिए या 196 बनना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लूँ 4, तो 194 की 194 परफेक्ट नंबर नहीं होता। अगर मैं लूँगा 6 तो कितना हो जाएगा 196, जो कि किसका होता है 14 का। तो यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। एक बार फिर देखो 8 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, यानी 5। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इकाई का अंक 5 ही आएगा। और जैसे ही मैं इकाई के अंक में यहाँ जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है 6। मैं बाकी अंकों में छोड़ रहा हूँ, अंडर रूट के अंदर 6 आ रहा है, और 6 किस किस के वर्ग में आता है, 4 में आता है और 6 में आता है। अगर 4 में इसमें जोड़ूंगा तो देखो 194 बनेगा मेरा, और 194 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अगर मैं जोड़ूंगा यहाँ पर 6 तो कितना हो जाएगा 196, जो कि किसका होगा 14 का। तो भाई इनको ऐसे उड़ाने, पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप टाइम बचा के चलोगे तभी तो जल्दी कर पाओगे। क्योंकि अगर वहाँ पर पूरा सोल्व करने बैठ गए तो टाइम उसी में ख़त्म हो जाएगा, पूरा पेपर कैसे अटेम्प्ट करोगे। देखो आयु वाला सवाल बिल्कुल इसी तरह का पेपर में सवाल आ रहा है। फरा का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ, वर्तमान में जो उसकी आयु है विवाह के समय उसकी आयु की 9/7 है। इसका मतलब ये है विवाह के टाइम पे उसकी आयु कितनी थी 7 थी, और अब कितनी है 9 है। इसका मतलब ये है, ये हमें पता कितने साल पहले 8 साल पहले, यानी 2 की वैल्यू सवाल के अंदर कितनी दी है 8 दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर 4। तो अगर मैं वर्तमान आयु की बात करूँ तो वर्तमान आयु उसकी कितनी है 9 यूनिट, तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा उसका 36 साल, यानी फर्क की जो आयु है वर्तमान में 36 साल है। हमसे क्या पूछा है उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु की 1/6 है। तो अगर मैं पुत्री की आयु की बात करूं तो हमें पता उसकी आयु कितनी है 36, और पुत्री की उसका है 1/6, तो पुत्री की आयु कितनी आ जाएगी 6 वर्ष आ जाएगी। लेकिन हमसे पूछा 3 वर्ष पहले पुत्री की आयु। अब खुद बताओ 3 साल पहले कितनी होगी, अगर मैं इसमें से 3 कम करूँगा तो 3 वर्ष, यानी पुत्री की आयु कितना है 3 वर्ष है। ये बिल्कुल आसान से सवाल है, ऐसे करने हैं आपको एग्जाम में। दो संख्याओं का अनुपात 11:17 है और उनका अंतर 18 है। इन संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्या होगा।
आप एक बात बताओ, जब कभी भी संख्याओं का अनुपात दिया हो तो जो कटने वाला नंबर है यानी एक यूनिट की वैल्यू ही हमेशा याद रखो, वो क्या होता है, एचसीएफ होता है। हमें दो संख्याओं का अनुपात है, अगर मैंने यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू निकाल लिया, एक यूनिट की वैल्यू ही हमारा याद रखना एचसीएफ होगा। और हमें पता दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 18। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ 11 और 17, इन दोनों का अंतर कितना यूनिट है, यहाँ पर इन दोनों का यूनिट है 6 यूनिट, और 6 की वैल्यू सवाल में कितना है, 18। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, 3। तो ध्यान रखना, जब कभी सवाल में अनुपात दिया हो दो संख्याओं का तो एक यूनिट की वैल्यू ही तुम्हारा एचसीएफ होगी। तो एचसीएफ का मान कितना आ गया, 3। पूरा करने की कोई जरूरत नहीं सवाल को। ये सवाल देखो कितना बेहतरीन है, यहाँ पर मैं इसे पढ़ देता हूँ। यहाँ पर उसने एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दी, एक भुजा दी है उसने x+1, दूसरी भुजा दी है उसने 7-x, और तीसरी भुजा उसने दी है 4x-2। और वो ये बोल रहा है x का मान ज्ञात कीजिए जिससे कि जो ये भुजाएं है ना एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं बन जाए, यानी दो भुजाएं होनी चाहिए बराबर। हमें पता अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो हमें x का मान निकालना। एक बार मैं इन दोनों को बराबर ले लेता हूँ, अगर मैं इन दोनों को बराबर लूँगा तो x का मान देखता हूँ क्या निकल कर आएगा, x+1 बराबर 7-x। ये x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 2x, और 7 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6, x की वैल्यू आ जाएगी 3। अगर x की वैल्यू 3 आ जाएगी तो एक भुजा हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे रखेंगे अगर हम 3 तो एक भुजा हो गई 4, और 7 में से 3 जाएंगे ये भी 4, 4 या 12, 12 में से 2 जाएंगे 10। यानी हमारे पास जो भुजाई 4 4 10। हमें देख के ऐसे लग रहा कि समद्विबाहु त्रिभुज है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि त्रिभुज की शर्त क्या होती है, दो छोटी भुजाओं का जोड़ अगर तीसरी वाली भुजा से, दो छोटी भुजाओं का जोड़ अगर तीसरी वाली से बड़ा है तो त्रिभुज हमारा बनेगा। और एक पूरी और कंडीशन होती है, इन दोनों का अंतर तीसरी वाली से कम होना चाहिए तो हमारा त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। आप केवल एक ही कंडीशन से भी चेक कर सकते हो। अगर मैं दो छोटी भुजाएं जोड़ूँ, यहाँ पे देखो 4+4 तो कितना हो रहा 8। क्या 8 हमारा 10 से बड़ा है, नहीं। तो इसका मतलब है x की वैल्यू 1 तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली, सॉरी 3। आप चाहो तो यहाँ पर वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हो, मैं जैसे कि 1 रखूँ यहाँ पर तो डायरेक्ट हमें निकालने की ज़रूरत भी नहीं। एक बार इसमें आप 1 रख लो, एक बार 3 रख के देख लो, एक बार 2.4 रख के देख लो, और फिर ये वाली कंडीशन लगा के ही पता लगेगा कि त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे कि मैं आपके x की वैल्यू रख के चेक कर सकता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। अब मैं यहाँ पर ऑप्शन से दूसरी वैल्यू रखूँगा। यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू इसमें 1 रखूँ, हमें पता x+1 था तो एक भुजा कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2। अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आएगा 6। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 1 रखूँ तो 4 में से 2 गए 2। तो देखने में फिर से ऐसा लग रहा कि समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन कंडीशन दो छोटी भुजाओं का जोड़, 2 में 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 4। क्या हमारा 4 6 से बड़ा है, नहीं। तो ये वाला भी वैल्यू नहीं होगी। आप तीसरी वाली वैल्यू को भी चेक कर सकते हो इसी तरह से यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर डायरेक्ट ही, आप वैल्यू को रख रख के चेक कर सकते हो यहाँ पर। ये जैसे मैंने अभी कंडीशन बताई थी, एक बार तो आपने इन दोनों को बराबर रखा, एक बार इन दोनों को, फिर एक बार इन दोनों को रखोगे, तो उससे तो बेहतर है कि आप 3 ऑप्शन रख कर ट्राई कर लो। अगर वे हो रहे हैं आंसर तो ठीक है, नहीं तो जो बच रहा फिर तो वो हो गई। जैसे कि मैं 1.8 रखूँ इस बार, यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं 1.8 रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2.8, कोमा इसमें अगर रखूँगा मैं 7-x, 7 - x, 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और 8 और जाएगा तो 5 पॉइंट कितना बचेगा 2। इसी तरह से यहाँ पे रखूँ अगर मैं 18 चौक 72 × 7.2 तो यहाँ पर भी कितना बचेगा 5.2। अब यहाँ पर देखो इन दोनों का जोड़ हमेशा इससे ज़्यादा आएगा और अंतर हमेशा इन दोनों से कम ही आएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये बताओ इससे ज़्यादा आएगा नहीं आएगा। अगर मैं अंतर की बात करूँ तो अंतर भी हमारा इससे कम आएगा, तो यही वाला हमारा आंसर होगा यहाँ पर। देखो टाइम एंड वर्क का सवाल हर सीट में आ रहा है, टंकी वाला भी। ए और बी किसी काम को 12 और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में होगा। देखो जब कभी भी सवाल के अंदर दो ही व्यक्ति काम कर रहे हो तो डायरेक्ट आप क्या करोगे,
दोनों की गुना करो और दोनों को जोड़ के भाग कर दो। 12 में 8 जोड़ देंगे कितना होगा 20। ये डायरेक्ट ट्रिक है इसकी। जैसे कि 2 से मैं इसे काटूंगी तो कितना आएगा 4, 12 चौक 48। अगर आप उसको 10 से भाग करोगे तो 4.8। इसकी डायरेक्ट ट्रिक है। अगर यही सवाल आपका टंकी वाला होता कि ये तो हर 12 मिनट में भर देता है या 8 मिनट में खाली कर देता है, या उल्टा कह सकते हो ये टैंक को 8 मिनट में भर देता है और ये 12 मिनट में खाली कर देता है, अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितनी देर में भरेगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दोनों की गुना करेंगे और दोनों के अंतर से इस बार डिवाइड करेंगे। 12 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे 4। 4 से मैं काटूंगा 4 दूनी 8 और 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। अगर ये टंकी वाला होता तो हमारा 24 आता इस तरह से। इस टाइप का डीआई का नहीं आ रहा। ट्रिग्नोमेट्री का देख लेंगे। एक सवाल आपका बिल्कुल इसी पर आधारित सेम टू सेम ऐसा ही सवाल आएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे हमें सिर्फ मान याद होने चाहिए, जैसे कि 2 √2 साइन 45 का मान होता है 1/√2, फिर गुना साइन 30 का मान होता है 1/2, फिर प्लस 2 √3 कोस 60 का मान वो होता है जो साइन 30 का होता है, तो इसकी वैल्यू कितना आएगी 1/2, और टेन 60 का मान होता है √3, और माइनस साइन 90 का मान है 1। देखो 2 √2 से ये वैल्यू कट गई तो कितना बचा 1, 2 से 2 कट गया, और √3 की √3 में करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 3, और -1 इसको सोल्व करेंगे तो कितनी आएगी वैल्यू 3। ऑप्शन नंबर फोर्थ। इस तरह का सवाल ट्रिग्नोमेट्री का आ रहा है जो कि आप वैल्यू रख के आसानी से कर सकते हो। ये वाला सवाल भी देखो कितना आसान है। यहाँ पर एक रेलगाड़ी 30 मील प्रति घंटे की औसत चाल से 2.5 घंटे तक चलती है और फिर 60 मील प्रति घंटा की चाल से 1.5 घंटे तक चलती है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी पूछ रहा है, और दूरी भी हमारी मील में ही पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमें मील को कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। चाल हमारा मील प्रति घंटा दिया है और समय भी घंटे में, यानी दूरी हमारी किस में आएगी मील में आएगी। अब एक बात बताओ, 30 मील प्रति घंटा, इसका मतलब है हर 1 घंटे में 30 मील चलता है और उसे चलना है 2.5 घंटे तक। तो 2 घंटे में कितना चलेगा 60, और 15 मिनट 15 सॉरी आधा घंटे में कितना चलेगा 15। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पर 2.5 घंटे में कितना, यानी दोनों की मल्टीप्लाई करनी है हमें। तो पहली कंडीशन में दूरी कितना आ गया 30 दूनी 60, और 15 इसमें और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 75, प्लस इसी तरह से 60 मील किस रफ्तार से चल रहा है 1.5 घंटा प्रति, अच्छा 1.5 घंटे तक चलता है। तो हर 1 घंटे में कितना चलेगा यहाँ पर 60, और आधा घंटे में चलेगा कितना 30, तो 1.5 घंटे में कितना आ जाएगा 90। दोनों को आप ऐड कर दोगे, 5 में 0 ऐड करोगे 5, और 7 में 9 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 16। तो 165 मील। इन दोनों की मल्टीप्लाई करना और फिर इन दोनों की करना। ये सवाल भी बहुत अच्छा है, हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। इसमें आप एक चीज़ याद रखना, चाहे आपको त्रिभुज किसी भी टाइप का दे हो, जैसे कि वो कह रहा है एक त्रिभुज है यहाँ पर, सॉरी एक चतुर्भुज है, उसका नाम रख लिया हमने ABCD। अगर आप इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाओगे, अगर आप इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाओगे, ये भुजाओं के मध्य बिंदु, देखो क्या आकृति बनेगी अगर मैं भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाऊं। तो याद रखना हमेशा एक समांतर चतुर्भुज बनेगा हमेशा। जब आप किसी भी टाइप का चतुर्भुज लो और उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर फिर से एक चतुर्भुज बनाओ, तो ये चतुर्भुज हमेशा आपका एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। और इसी में एक क्वेश्चन और, अगर आपका यहाँ पर समांतर चतुर्भुज दिया होता, जैसे कि मैं यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बनाऊँ, अगर हम समांतर चतुर्भुज लें और इसके मध्य बिंदुओं को मिलाएं तो क्या बनेगा। अगर हम समांतर चतुर्भुज इसके मध्य बिंदु को लें तो यहाँ पे क्या बनेगा।
अगर हम समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो आपका बनेगा, यहाँ पर थोड़ा डायग्राम ठीक नहीं बना, तो बनेगा आपका समचतुर्भुज। अगर आप समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो बनेगा समचतुर्भुज, और किसी भी टाइप के चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो बनेगा समांतर चतुर्भुज। तो ध्यान रखना, अगर समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाएं भुजाओं के, तो आपका एक समचतुर्भुज बनेगा, तब होता हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो इस सवाल का ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। द्विघात समीकरण का भी सवाल आ रहा है पेपर के अंदर। यहाँ पे कह रहा है मूल ज्ञात कीजिए, तो मैंने इसकी ट्रिक पहले वीडियो बनाई थी, उसमें भी बताई थी। जब आप कभी भी मूल निकालो तो डायरेक्ट पहले मूलों का योगफल निकालो। मूलों को योगफल का फॉर्मूला है आपके पास माइनस का बी बटा ए, माइनस का बी अपॉन ए। यहाँ पर b की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू है 5 और a की वैल्यू कितना -4। तो आप फॉर्मूले में रखेंगे माइनस बी की वैल्यू कितना है 5 और a की वैल्यू कितना -4, तो कितना आ गया जोड़ 5/4 आया, यानी ये एक 1.25 आया। इसको अगर हम डिवाइड करो, आप खुद बताओ क्या इन दोनों को जोड़ के आ जाएगा 1.25? नहीं आएगा, ये दोनों माइनस की आ रही। यहाँ पर देखो माइनस के दो ज़्यादा, 3/4 का मतलब समझ सकते हो 75 पैसे, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। दो में से आप 75 पैसे घटाओगे तो 1 रुपये 25 पैसे तो बचेंगे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। तो जब कभी भी आपसे मूल पूछेगा तो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप मूलों को योगफल का फॉर्मूला लगा सकते हो। मूलों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। अगर दो में योगफल सेम आ रहा तो फिर आप इस वाले फॉर्मूले को भी लगा सकते हो। इस तरह का भी हर शिफ्ट में एक सवाल आ रहा है, बिल्कुल बेसिक सा है। जब कभी पावर नेगेटिव हो तो इस वैल्यू का उल्टा करके लिखो। हमें क्या निकालना, हाफ। तो मैं पहले इसको क्या कर देता हूँ, 1/625। मैंने इसको उल्टा कर दिया, अब पावर कितनी बची, प्लस का हाफ। इसका मतलब ही स्क्वायर रूट होता है, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो कितना आ जाएगा 1/25। और 25 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर बराबर। अगर हम पॉइंट लगाकर यहाँ जीरो लगाऊँ, एक जीरो और लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, 25 चौका 100, यानी 0.04, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह का सवाल भी पेपर में देखने को मिल रहा है। इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमें पॉइंट देखना, बाकी इसमें कुछ नहीं करना। जैसे कि यहाँ भी 196, यहाँ भी 196 और यहाँ भी हर जगह। तो आप ये सोच लो 196 सारा कट गया, इधर इसकी 196 से ये कट गया, इधर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इसकी। तो सिर्फ हमें ये देखना पॉइंट कितने अंक के बाद आएगा। यहाँ पर पॉइंट 1 अंक के बाद है और यहाँ पर 3 अंक के बाद। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आप तो पॉइंट कितने अंकों के बाद आएगा, 4 अंक के बाद। तो बस इसमें कुछ नहीं करना था, पॉइंट देखना 4 अंक के बाद किसमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, और बाकी कुछ नहीं करना था। अगला सवाल देखेंगे। इसी तरह की दमदार ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हो। सभी क्वेश्चन को आप कोशिश कीजिए पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, जहाँ पर इकाई अंक लगेगा वहाँ पर इकाई अंक लगाओ। जैसे कि एक सिंप्लीफिकेशन का ये भी आया डायरेक्ट, 12 के तीनों का मतलब होता है गुना, 12 कितना हो जाएगा 36, यहाँ 36 लिखेंगे। यहाँ पर पहले हमें डिवाइड करना, तो 4×4 = 12 -24 मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करेंगे तो नीचे की तरफ कितना बचेगा 3, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 12, और 36 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे 28, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये भी देख सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट इकाई के अंक से कैसे करेंगे। वो कह रहा एक बरामदे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है और उसका परिमाप कितना है 40। तो ये कह रहा 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बरामदे में जो टाइल लगाने की है वो लागत ज्ञात करनी। आप खुद बताइए, आप इसका पहले एरिया निकाल के 24 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा। तो इस बात का मतलब ये है कि जब 24 की मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा ऑप्शन 24 से कटने चाहिए। 24 में कौन कौन होता है, 6 × 4, तो इसका मतलब उत्तर हमारा 4 से भी कटना चाहिए और 6 से भी कटना चाहिए। तो हमें पता 2 जीरो 4 से कट जाएगी तो बाकी 6 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर पहला हो नहीं सकता। दूसरा वाला ऑप्शन भी 4 से नहीं कटेगा, 24 से। 2 जीरो 4 से कट जाएंगी, बचेंगे 25, और 6 से बाकी नहीं कटेगा। इसको भी अगर चेक करें 4 से कट जाएगा, लेकिन 6 से नहीं कटेगा ये भी, ऑप्शन नंबर डी। इसमें बात करें 4 से कट जाएगा, 6 से भी कटेगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही होगा। बहुत सारे तरीके थे, आप इसमें सोच सकते हैं। तीन तीन देखो, तीन
क्योंकि 24 में 3 आता, तो 3 से कटने वाला ऑप्शन चेक कर सकते हो। 3 से कटने वाला ऑप्शन नंबर सिर्फ डी ही है, बाकी कोई सा ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब कभी भी हमें पता 24 की मल्टीप्लाई आपको करनी है रेट निकालने के लिए, तो ऑप्शन भी हमारा 24 से फिर कटना चाहिए, तो हमें ऑप्शन उससे चेक करना है। ये सवाल भी पेपर में कई बार आ चुका, बिल्कुल आसान है। एक दुकानदार एक मशीन को 10% की छूट पर बेचता है, लेकिन मशीन का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। तो उस वस्तु पर दुकानदार को जो लाभ या हानि हो रही वो बतानी है हमें। तो जब कभी भी आपको देखो सक्सेसिव लगता कब है, जब आप लगातार 2 बार उसको बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, या एक बार बढ़ा रहे हो घटा रहे हो। आपने पहले उसको 10% बढ़ाया है, फिर उसी पे आप 10% की छूट दे रहे हो, तो ऐसी जगह लगाते हैं हम सक्सेसिव। और जब कभी भी सेम परसेंटेज हो, एक बार घटा रहे हो एक बार बढ़ा रहे हो, तो हमेशा याद रखना हमेशा हानि होगी, हमेशा हानि होगी। जब कभी भी आप जितना परसेंट बढ़ा रहे उतने ही परसेंट अगर घटा रहे, तो हमेशा हानि होगी। और वो हानि किसके बराबर होती, आप डायरेक्ट लिख सकते हो एक्स स्क्वायर अपॉन 100, यानी जितने भी उसने बढ़ाया या घटाया, एक्स हमारा जो भी वैल्यू दी है 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 100, और 100 को मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 1% का लॉस होगा। तो ध्यान रखना जब जब भी कभी भी बढ़ा रहे हो और उतना ही फिर घटा रहे हो, तो हमेशा लॉस होगा। और वो लॉस का फॉर्मूला ये है एक्स की घात 2 अपॉन 100। एक्स यहाँ पर क्या है, जितना वो बढ़ा रहा है या घटा रहा है। इस वाले सवाल को भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक बेईमान विक्रेता अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का वादा कर रहा है। वो ये कह रहा है मैं जितने का लाया ना उतने का दूंगा, तो उसे फायदा कैसे होगा, वो एक गड़बड़ी और कर रहा। वो 1 किलोग्राम के स्थान पर यानी 1000 ग्राम के स्थान पर केवल 850 ग्राम का बाट रख रहा। तो इसका मतलब भाई वो 150 ग्राम तो यहाँ बचा रहा, यानी आपसे पैसे वो पूरे 1 किलो के ले रहा और सामान आपको 850 ग्राम दे रहा। इसका मतलब वो 150 ग्राम आपसे बचा रहा है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, हमें 150 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा। बाट कितने का रख रहा है, वो 850 ग्राम को बाट रख रहा है। और मल्टीप्लाई करेंगे 100, जीरो से जीरो कट गया, 5 से कटेंगे तो नीचे कितना आएगा 17, और 5 से कटूंगा ऊपर कितना आएगा 3। 300 को भाग करेंगे हम किससे, 17 से। तो 300 को भाग करेंगे किससे हम, 17 से। 17 चलेगा यहाँ पर, बचे कितनी 10 में से 7 गए बचे 3, यहाँ पे आया 1, तारली 1 जीरो। तो 17 छिक्का 102, 17 सत्ते 119। तो 17 सत्ते 119 चल रहा है। तो 17 किस ऑप्शन में आ रहा, थर्ड में। पूरी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सवाल भी देख लेते हैं। वो कह रहा दो समांतर रेखाएं एम और एन और एक एल एक ऐसी तिर्यक रेखा है जो एम और एन को प्रतिच्छेद करती है। तो एल के एक ही और बने अंत्य कोण का जोड़ पूछ रहा है। जैसे कि दो समांतर रेखाएं खींच लेते हूँ मैं यहाँ पर, एक रेखा ये रही और दूसरी मैंने एक खींच ली। एक अभी मैंने यहाँ पर एक खींची तिर्यक रेखा, और हमारे से क्या पूछा, अंत्य कोण पूछ रहा है। यहाँ पर अंत्य कोणों का जोड़, तो अंत्य कोण होते हैं ये वाले। तो इन दोनों कोण का जोड़ याद रखना मेरे भाई हमेशा होगा 180। अगर वो आपसे बाह्य कोणों का जोड़ भी पूछता, तो बाह्य कोणों का जोड़ भी, जैसे कि बाह्य कोण ये ए की तरफ बनने वाले बाह्य कोण का जोड़ भी 180 ही होता है। अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये ऑपोजिट एंगल, ये वर्टिकली ऑपोजिट एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसी तरह इधर भी ऑपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ध्यान रखना अंदर वाले भी 180 और बाहर बाहर वाले भी 180 आएगा, दोनों का जोड़। इसको देखते हैं यहाँ पर हम, दो संख्याओं का एलसीएम 1260 और उनका एचसीएफ 30 है। यदि इन दो संख्याओं में से एक संख्या 180 है तो दूसरी संख्या याद करो। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप याद रख सकते हो। एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। जब कभी भी आपसे एक संख्या पूछी हो और एलसीएम एचसीएफ दिया हो, तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, पहली संख्या से उसको भाग कर दोगे। यानी 1260 गुना कितना है 30, और किससे भाग करोगे आप, जो भी संख्या दे रखी है 180। जीरो से जीरो कट गया, 3 से कटेंगे तो कितना आएगा 6, और 6 से काटूंगा तो कितना आएगा 6 दूनी 12, 6 कंजे जीरो एज इट इज। तो कितना आ जाएगा 210, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये भी देख लेते हैं, अच्छा सवाल है। इस टाइप का सवाल आप कैसे करोगे देखना आप।
ब्याज की गणना करने पर चक्रवृद्धि आधार पर होता है। अच्छा, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर होती है। तो y एक धनराशि पर 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का जो ब्याज है वो 612 रुपये है। तो 2 वर्षों के अंत में कुल मिश्र धन पूछ रहा है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/25। इसका मतलब ये हुआ अगर हमारे 25 रुपये उस पर 1 रुपये का ब्याज मिलेगा तो कितने हो जाएंगे, 26। और ये प्रक्रिया कब तक, 2 साल तक। अगली साल भी कितना हो जाएगा, 26। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, 625 रुपये। ये मेरा मूलधन आ गया। और 26 की 26 में करूँगा तो आएगा 676। ये मेरा मिश्र धन हो चुका। इन दोनों का अंतर दिया हमें कितना सवाल के अंदर, 6 में से 5 गए बचा इतना 1, 7 में से 2 गए बचे 5। तो इसका अंतर कितना दिया, यानी ब्याज कितना आ गया यहाँ पे, 612 रुपये। यानी 51 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू की बात करूँ तो कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि 2 एकन 2, सॉरी 12। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 12। हमसे पूछा मिश्र धन, तो मिश्र धन कितना है यहाँ पर, 676 रुपये। तो 676 की से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। बिल्कुल आसान सवाल है, इस तरह से करना है। तो 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 676 में, तो कितना आ जाएगा हमारा, 12×6 = 72, 72 का 2 का हासिल 7, 12×7 = 84 और 7 कितना हो जाएगा, 91, 91 हासिल 9, 12×6 = 72 और 9 कितना हो जाएगा, 81, यानी 812। ऑप्शन नंबर बी। ये रीजनिंग का सवाल है, हम केवल मैथमेटिक्स के सवाल कर रहे हैं। इस सवाल को और देखेंगे कैसे करना है हमें। 12 और 9 के बीच 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। पहले मैं इसकी ट्रिक की बात कर ले, तो जब कभी भी जिस नंबर से विभाजित होने वाली संख्याओं का औसत पूछ रहा है तो ऑप्शन हमेशा उससे कटना चाहिए। 28 5 से नहीं कटता, ये भी नहीं कटता, 25 और ये कट सकता, तो ये उत्तर हो सकते हैं। अगर हमारा ऑप्शन केवल एक ऐसा होता तो हम डायरेक्ट उसको कर लेते। अब हम इसको करते हैं सोल्व। हमें पता 12 और 39 के बीच में कौन कौन सी आएंगी। एक तो संख्या आती है हमारी 15, दूसरी कितनी आएगी 20, फिर तीसरी कौन सी आएगी 25, चौथे नंबर पे कौन सी आएगी 30, और कहाँ तक लिखनी 39, और पाँचवें नंबर पर आएगी हमारी 35। हमें पता जब अंतर बराबर हो तो औसत होता है ठीक बीच की संख्या, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 25। द्विघात समीकरण का एक सवाल और आ गया। x की घात 2 + 10x + 21 बराबर के मूल ज्ञात कीजिए। मैंने अभी अभी जस्ट बताया कि पहले हम निकालेंगे मूलों का योग, जो कि होता है -b/a। तो b की वैल्यू कितना है यहाँ पर, b की वैल्यू है 10 और a की वैल्यू कितना 1। तो जोड़ हमारा आना चाहिए कितना, -10। तो ऑप्शन नंबर पहले में देखो, दोनों को जोड़ के देखा मैंने कितना आ रहा है। ऑप्शन नंबर पहले में दोनों को जोड़ आ रहा है -10, इसमें नहीं आ रहा -10, इसमें प्लस क्या आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा। तो ऑप्शन नंबर पहला है इसका, ऑप्शन नंबर थर्ड नहीं है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो इसी तरह की दमदार ट्रिक देखने के लिए, धमाकेदार धुरंधर ट्रिक देखने के लिए आप जुड़ रहिए हमारे साथ और हमें कमेंट कीजिए, बताइए जो भी कमियां हम उसको सुधारेंगे और आपको बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन सॉल्यूशन आपको हर वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सको और अपना सिलेक्शन ले सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी धमाकेदार धुरंधर ट्रिक के साथ। धन्यवाद।